सभी दर्शकों और श्रोताओं को नमस्कार। मित्रों, राजेश जोशी जी पर चल रहे एकाग्र की यह 7वीं कड़ी है और इसमें हम अनिल त्रिपाठी जी को सुनेंगे। अनिल त्रिपाठी जी कविता आलोचना में समान रूप से सक्रिय हैं और काफ़ी समय से राजेश जोशी जी के साथ जुड़े हुए हैं, उनकी रचनाओं के साथ भी और उनसे निजी रूप से भी। मित्रों, इस कड़ी के कुल 4 खंड होंगे। पहले खंड में हम अनिल त्रिपाठी जी के जो अपने संस्मरण हैं उनको सुनेंगे और फिर इनके संपादन में राजेश जोशी जी पर केंद्रित जो पुस्तक आई है अभी कुछ दिन पूर्व ही, जिसका लोकार्पण हुआ भोपाल में, कवि की वर्तनी, उस पर चर्चा करेंगे। उस पुस्तक के निर्माण को लेकर और उसके पीछे की क्या संपादकीय दृष्टि रही उसको लेकर। और तीसरे खंड में हम स्वयं अनिल त्रिपाठी जी से यह जानना चाहेंगे कि वे बतौर कवि, बतौर आलोचक, उनकी कविताओं के बारे में, उनकी रचनात्मक दुनिया पर अपनी क्या राय रखते हैं। और चौथे और अंतिम खंड में हमारे पास कुछ चित्र हैं जिनकी वीडियो फाइल है, तो उन चित्रों को भी यहाँ पर दिखलाएंगे। तो आइए मित्रों, हम सीधे अनिल त्रिपाठी जी के पास चलते हैं और उनका आप तमाम साथियों की ओर से स्वागत करते हैं, अभिवादन करते हैं। जी नमस्कार। नमस्कार अर्पण जी। अच्छा लग रहा है अनिल जी कि आपने समय निकालकर आज यहाँ पर आप उपस्थित हैं और बहुत बहुत बधाई एक बेहतरीन पुस्तक के लिए, कवि की वर्तनी, जिसका स्वयं कवि राजेश जोशी जी के जन्मदिन पर उनके ही शहर में, उनकी ही उपस्थिति में लोकार्पण हुआ। तो उस पर तो हम दूसरे खंड में आएंगे, मगर पहले खंड में हम आप की जो अपनी संस्मरणात्मक दुनिया है उसकी बात करते हैं। आपने त्रिलोचन शास्त्री जी पर भी काम किया है और हम जानते हैं कि त्रिलोचन शास्त्री जी की रचनाओं को चयनित करने में और उन्हें पुस्तकाकार रूप देने में राजेश जोशी जी की एक अहम भूमिका है। तो उसके बारे में बतलाएं। बतौर पाठक आपकी जो जिस तरह की छवि बनी एक लेखक को लेकर, राजेश जोशी की कविताओं और उनके गद्य को लेकर, उस पर बात करें। और फिर जब भेंट मुलाकातें होती हैं भोपाल में, दिल्ली में, लखनऊ में, तो उन सब की बात करेंगे। जी अनिल जी। धन्यवाद अर्पण जी, आपने मुझे ये मौका दिया जनसुलभ की तरफ कि मैं आपके सामने राजेश जोशी के विभिन्न पक्षों पर बात कर सकूं। मेरा माइक कुछ इको हो रहा है क्या अर्पण जी? आवाज आ रही साफ साफ? मैं अभी अपने आप को म्यूट करता हूं, फिर यह दिक्कत दूर हो जाएगी। जी जी। तो सबसे पहले ये कि राजेश जोशी अभी पिछले दिनों 76 के हुए और इस अवसर पर ये आपने इतना सारगर्भित और महत्वपूर्ण आयोजन किया है, इसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई और आपका बहुत बहुत आभार अर्पण जी। मैंने बार बार ये देखा है कि आप लगातार ऐसे कार्यक्रम कर रहे हैं और जिसमें बहुत सारे लोग, जो हमारा समकाल है उसकी दुनिया के सारे लोग इससे जुड़े हैं और यहाँ पर आकर के अपनी बात रखते हैं। तो एक हद तक ये जो साहित्य की जो डिजिटलाइजेशन की प्रोसेस है उसमें एक बड़ा कंट्रीब्यूशन आप इस मार्फत दे रहे हैं। तो इसलिए मैं आपका तहे दिल से आभार प्रकट करता हूँ। जहां तक राजेश जी का संबंध है, राजेश जोशी का संबंध है, यहाँ पर 2 बातें मैं सामने रखूंगा। एक तो ये कि पहली बार राजेश जोशी को मैंने कब जाना, तो इस संदर्भ में आपसे ये कहूंगा कि मैं जब बीए का विद्यार्थी था और 88 में मैंने इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में दाखिला लिया था, उस समय मैं इन
नाम की चर्चा, राजेश जोशी, अरुण कमल, आलोक धनवा, मंगलेश डबराल, ये नाम पहली बार मैंने सुने। लेकिन जहां तक सवाल है किसी रचना से रचना को पढ़ने का या उन रचनाओं से गुजरने का, तो ये काम हुआ राजेश जोशी की एक कविता से, और बहुत ही मशहूर कविता थी, मारे जाएंगे। हुआ ये कि उस समय पहल ने इस कविता का पोस्टर बनाया हुआ था, और वो पोस्टर इलाहाबाद में भी आया हुआ था। तो हम लोगों ने उन पोस्टरों को लेकर के अपने कमरों में वो पोस्टर टांग रखे थे। तो वो कविता मुझे बहुत ही ज्यादा प्रभावित की, और मुझे ये लगा कि इस कविता के मार्फत जो तत्कालीन और तत्काल से तो मैं कहूंगा कविता बहुत आगे बढ़ाई है, और आज के भी संदर्भ में बहुत ही वो प्रासंगिक है, और और तब तक प्रासंगिक बनी रहेगी जब तक ये जो स्थितियां हैं इनमें बदलाव नहीं होगा। और कविता की खासियत यही होती है, अच्छी कविता की खासियत यही है कि वो अपने आप को तब तक प्रासंगिक बनाए रखेगी कि जब तक वो जिसके लिए लिखी गई है, जिस दुनिया के खूबसूरती का स्वप्न देखते हुए वो लिखी गई है, वो दुनिया जब तक खूबसूरत ना हो जाए तब तक वो कविता जो है आपको सचेत करती रहेगी। तो मारे जाएंगे कविता लगभग इसी तरह की कविता है। तो इस कविता से मेरा पहला साक्षात्कार हुआ, मैंने कहा कि 88-89 में। और ये दिलचस्प है कि 8वें दशक के जो भी कवि थे उनमें सबसे पहले मैं राजेश जोशी के ही संपर्क में आया कविताओं के माध्यम से। उसके बाद मैं पढ़ने के लिए, एमए करने के लिए जेएनयू गया, और वहां पर केदार जी और त्रिलोचन जी का सानिध्य मिला। केदार जी तो गुरु के रूप में, और त्रिलोचन जी मेरे स्थानीय जनपद के और बहुत महत्वपूर्ण कवि थे, तो उनसे जुड़ा। और उस बातचीत में एक बार त्रिलोचन जी ने मुझे बताया कि राजेश जोशी से जो उनकी पहली मुलाकात थी, मेरा ख्याल है 75 के आसपास की मुलाकात भोपाल में राजेश जी ने राम प्रकाश के साथ किया होगा। तो उस पहली मुलाकात की जो छवि उनके मन में बनी थी वो बड़ी दिलचस्प थी। और उन्होंने कहा कि मैं बैठा हुआ था ऑफिस में और दोपहरी का समय था, तो एक राम प्रकाश त्रिपाठी और उनके साथ एक लड़का मुझसे मिलने आया, और मिलते ही जैसे परिचय, राम प्रकाश से मैं पहले से परिचित था, तो उन्होंने कहा कि ये राजेश जोशी हैं। तो राजेश जोशी ने मुझसे जो पहला सवाल किया वो ये था कि क्या आप बेल बेचा करते थे? तो क्या आप बेल बेचा करते थे, ये सवाल उन्होंने किया। तो त्रिलोचन जी ने कहा कि जब मैंने ये सुना तो मुझे समझ में नहीं आया कि ये लड़का ऐसा क्यों कह रहा है कि मैं बेल बेचा करता था। तो उन्होंने कहा कि थोड़ी देर मैंने समझ बूझ करके कहा कि हाँ, मैं बेल ही नहीं बहुत सारे दूसरे फल भी बेचा करता था। तो उन्होंने कहा कि बात आई गई हो गई, लेकिन जब वो चला गया, वो लड़का चला गया, यानी कि राजेश जोशी जब चले गए राम प्रकाश जी के साथ, तो उन्होंने कहा कि मैं सोचता रहा कि आखिर उसने सवाल क्यों पूछा। तो उन्होंने कहा कि फिर मुझे याद आया कि ये जरूर निराला की रचना जो है बिल्ले सुर बकरिया इसने पढ़ रखा है, और जिसमें त्रिलोचन नाम का एक करेक्टर है जो बैल बेचता है। तो इसलिए इस लड़के ने मुझसे कहा कि क्या आप बेल बेचा करते थे? क्योंकि मालवा जो भाषा है, मालवी जो भाषा है, उसमें अय की जो मात्रा है वो नहीं है, तो वहां पर अय भी ए हो जाता है, यानी कि बैल को उस इलाके के जो व्यक्ति हैं वो बेल कह सकते हैं। तो त्रिलोचन जी ने कहा कि मुझे ये अच्छा लगा कि उस लड़के ने निराला की वो रचना पढ़ रखी है। ये पहली छवि है त्रिलोचन जी के मन में राजेश जी को लेकर के। मैं जब अपने एमफिल के दिनों में त्रिलोचन जी की धरती नाम से काम कर रहा था, और त्रिलोचन के बहुत सारे संग्रहों से गुजरने का जब मौका मिला, तो मैंने ये देखा कि ताप के ताए दिन जो उनका बहुत महत्वपूर्ण संग्रह है और जिस पर उन्हें साहित्य अकेडमी मिला, उस संग्रह का संकलन राजेश जोशी ने किया है। तो एक ऐसा कवि जो, क्योंकि त्रिलोचन जी का की कविताओं का संकलन करना आसान नहीं था, क्योंकि वो बहुत ही अव्यवस्थित थे अपने जीवन में, और किसी एक जगह व्यवस्थित होकर उन्होंने काम नहीं किया था। जगह जगह वो रहे, विभिन्न पत्र पत्रिकाओं के संपादन कार्य में संलग्न रहे, और इधर उधर जाते रहे। तो ऐसे में उनके पास कुछ भी इकट्ठा नहीं था। मेरी राजेश जी से बात हुई एक बार, तो मैंने कहा कि उस संकलन को तैयार करने में आपको किस तरह की कठिनाई का सामना करना पड़ा।
वो जो उन्होंने जो बताया वो बड़ा दिलचस्प है। उन्होंने कहा कि जब मैं त्रिलोचन जी के संकलन को तैयार करने की प्रक्रिया में था, तो मैंने बहुत सारे लोगों को चिट्ठियां लिखी, और उनमें से एक चिट्ठी उन्होंने विष्णु शर्मा को भी लिखी। तो उन्होंने कहा कि मैं त्रिलोचन जी की रचनाओं का संकलन करना चाहता हूं, और अगर हो सके तो आप मेरी कुछ मदद कीजिए। तो उन्होंने कहा कि मदद की तो बात छोड़िए, विश्वनाथ शर्मा जी का एक दंदनाता हुआ पत्र मेरे पास आया, और उसमें उन्होंने लिखा था कि तुम किस हैसियत से त्रिलोचन जी की रचना का संकलन कर रहे हो, तुम उसके तुम्हारे भीतर क्या है, तुम कितना त्रिलोचन को जानते हो। इस तरह से बात आई, और अ, राजेश जी ने कहा कि ये तो बिल्कुल मेरे लिए ऐसा था जो अप्रत्याशित था, जिसकी मैंने कभी उम्मीद नहीं की होगी कि इस तरह के रचनाकारों से मुझे इस तरह की एक एक प्रकार से विरोध ही है जिसको झेलना पड़ा। लेकिन अंततः जैसे राजेश जी के का व्यक्तित्व ये है कि जिस काम को वो लेते हैं या जिस काम में उनका मन लगता है, वो फिर उसको एक जुनून की तरह, एक धुन की तरह लेते हैं। और अंततः उन्होंने बहुत सारे पत्रिकाओं से और बहुत सारे स्रोतों से तलाश तलाश करके उन्होंने वो संकलन पूरा किया। तो ये एक बड़ी बात है। और यही नहीं, त्रिलोचन को जब उन्होंने का संकलन पूरा किया और उसको छपने की बात आई, तो संभवतः उन्होंने संभावना को दिया, हालांकि उसे राजकमल को वो देना चाहते थे। तो इस तरह से त्रिलोचन के मार्फत मैं राजेश जी के नजदीक थोड़ा ज्यादा आया, क्योंकि त्रिलोचन मुझे बहुत भाते थे, और मुझे हमेशा ये लगता था कि जो त्रिलोचन को प्यार कर सकता है तो निश्चित तौर पर वो एक बहुत ही जेन्युइन किस्म का व्यक्ति होगा। और क्योंकि त्रिलोचन क्या है, कोई वो लाभ लोभ की आशा में अगर कोई त्रिलोचन से जुड़ेगा तो उसे क्या मिलेगा। वो किसी महत्वपूर्ण पद पे नहीं है, या देश जिसको हम दुनियावी सफलता असफलता कहते हैं, तो त्रिलोचन जी से तो वो आप हासिल नहीं कर सकते। लेकिन त्रिलोचन जी से जो आप हासिल कर सकते हैं, वो बहुत दिलचस्प है कि वो और एक बात और मैं यहाँ पर बताऊं कि राजेश जी ने एक बार कहा कि अभी आजकल चर्चा चल रही है कि कविता की कार्यशाला वगैरह को लेकर के। तो एक बार संभवतः विश्व खरे जब साहित्य अकादमी के उपसचिव थे, तो उन्होंने एक कार्यशाला का आयोजन किया था, और 79-80s के आसपास की बात है, और ये चंडीगढ़ में हुआ था। तो उस समय उस कविता की कार्यशाला में कुछ लोग सीखने गए, एक बतौर युवा कवि के रूप में। तो उसमें राजेश जी थे, अरुण कमल थे, संभवतः मंगलेश डबराल थे, और सिखाने वालों में केदारनाथ सिंह थे, त्रिलोचन थे। तो इससे ही आप अंदाजा लगा सकते हैं कि उस समय का जो माहौल था, जो जिसको हम लोग, हमारी पीढ़ी ने लैग किया, या हमारी पीढ़ी के बाद तो बिल्कुल, जहां पर हम अपने से बड़ों के साथ हमारा संवाद लगभग गायब हो गया है। तो ऐसी स्थिति में वहां पर आपको कविता के, या कविता के गुर, या लिखी कैसे जाती है, किन बातों पर ध्यान देना है, आपको ये बात केदार जी बता रहे हैं, आपको ये बात त्रिलोचन जी बता रहे हैं। तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण बात है। तो इस तरह से राजेश जी के मैं संपर्क में शुरुआती दिनों में आया। उसके बाद से तो पिछले कई वर्षों में तो कई बार ये उनसे मिलने का मौका मिला, और कई बार उनसे बातचीत करने का मौका मिला। और ये अच्छा ही रहा कि मैं लगभग उनकी सारी रचनाओं से गुजर ही चुका हूँ, और जो भी रचनाएं अब तक उपलब्ध हैं उनको पढ़ चुका हूँ। सिवाय जो है उनके मतलब खास करके मैं कविता के बारे में बात कर रहा हूँ, क्योंकि कविता मुझे विशेष पसंद है, कविता का क्षेत्र मुझे विशेष पसंद है। तो उनकी लगभग सारी कविताएं मैं पढ़ चुका हूँ। उसके बाद से मेरी जब मुलाकातें हुई, तो मैंने बहुत सारी बातें एक दूसरे से जानी, और देश विदेश के बहुत सारे संदर्भ उनके साथ मिल करके अच्छे लगे। इसी संदर्भ में मुझे ये लगा कि राजेश जोशी का जो लेखन है, वो काफी, कह लीजिए कि काफी मल्टी डायमेंशनल है, बहुत बहुआयामी है। वो कहानी में भी कहानियां लिखते हैं, वो नाटक लिखते हैं, कविता कवि तो है ही हैं, आलोचना, उनकी डायरियां आई हैं, एक कवि की नोटबुक, और समकालीनता और साहित्य, और कविता का शहर जैसे। और इसके अलावा भी जो है उन्होंने अनुवाद किया है, और उस अनुवाद में माइकोवस्की की कविताओं का अनुवाद किया है।
जो रशियन पोइट्री है वो बहुत 1916-17 के आसपास से लेकर के और बिल्कुल आज तक कह लीजिए, और खास करके जो 20 से लेकर के 50-60 के बीच जो की कविता है वो बहुत महत्वपूर्ण कविता है। उसमें ऐसे बहुत सारे कवि एक काल में इतने, बोरिस पास्तरनाक हो सकते हैं, एशनिन हो सकते हैं, माइकोवस्की हो सकते हैं, ओसिप माल्देस्ताम हो सकते हैं, मरीना तोस्तोया हो सकती हैं। आप देखें कि पूरी गैलेक्सी जैसे लगता है, बहुत सारे नक्षत्र एक साथ जो है आपको रशियन पोएट्री में दिखाई देते हैं। और राजेश जी ने उस समय अनुवाद किया था पहले कि माइकोवस्की की कविताओं का। उसका शीर्षक है पतलून पहला पहना बादल। तो उनके बारे में बहुत सारी बातें हुई। और मेरा एक दिलचस्प सवाल जब भी मैं उनसे पूछता तो कि आखिर जिस माइकोवस्की ने एशनिन जैसे महान या बड़े कवि की मृत्यु पर बहुत महत्वपूर्ण कविता लिखी और ये कहते हुए कि एशनिन आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, तो आखिर क्या कारण है कि ठीक 5 वर्ष बाद 1930 में खुद माइकोवस्की ने आत्महत्या की? तो ये एक कुछ इस तरह की जितने भी मेरी जिज्ञासाएं थी उसका उन्होंने जवाब दिया। तो मैं कहना ये चाहूंगा कि ये शुरुआती दौर है और इसमें इस तरह की बातें हुई और इस तरह से मेरा परिचय उनसे बना। इस तरह से एक उनकी कविताओं को, उनके व्यक्तित्व को समझने देखने का एक रास्ता बना। अगर मैं कुछ और इसी प्रक्रिया में आगे जोड़ना चाहूं तो बहुत सारी बातें उनसे की, जैसे उनका स्वभाव क्या है, वो क्या चीजें पसंद करते हैं। उनको मान लीजिए कि जैसे एक बार उन्होंने कहा कि मुझे बरसात बहुत पसंद है, और बारिश शायद इसलिए पसंद हो क्योंकि मेरा जन्म ही बारिश में हुआ है, बरसात के मौसम में हुआ है, 18 जुलाई उनका जन्मदिन है। तो और उस बारिश के बूंदों की जो संगीत है, मान लीजिए किसी टीन की छत पर जो पानी की बूंदें जब गिरती हैं तो जो आवाज आती है, तो उस आवाज की एक सामूहिक धुन होती है और उस सामूहिक धुन की में एक महत्वपूर्ण संगीत होता है। वो संगीत उन्हें कहीं ना कहीं छूता है। तो ये बातें उनको बहुत अच्छी लगती हैं। तो इस तरह से विभिन्न विषयों पर मेरी उनसे लंबी बात हुई। तो मुझे ये लगता है कि राजेश जी के व्यक्तित्व को जानने के लिए उनसे बात करना, और खास करके अगर आपने किस्सा कोताह पढ़ा हो तो उसमें उन्होंने बहुत सारी बातें की हैं और अपनी आवारगी का जिक्र किया है। एक जगह तो उन्होंने लिखा है और वो बड़ा दिलचस्प वाक्य है। उन्होंने कहा कि तुम अगर रात के बारे में नहीं जानते हो, तुम दिन के बारे में कलम चलाने के हकदार नहीं हो। तो ये बातें बहुत महत्वपूर्ण हैं। और रात, जिस कवि ने जगह नहीं किया है, जिसने कभी रात में किसी स्टेशन पर जाकर के चाय नहीं पी है, जिसने रात का आसमान नहीं देखा है, आसमान में तारे नहीं देखे हैं, रात में गश्त नहीं किया, उससे किसी प्रकार की इस तरह की उम्मीद करना कि वो कुछ महत्वपूर्ण रचेगा, ऐसा राजेश जोशी को लगता है कि उन्हें संदेह है। तो बल्कि वो बहुत ही स्पष्ट रूप से, लगभग मुझे याद है कि कुछ रिल्के की तरह का वाक्य है वो, कि यदि आप दुनिया में कोई और काम कर सकते हैं तो आप कविता फिर लिखना छोड़ दीजिए। यानी कि कविता या रचना जब तक आपके खुद की अनिवार्यता से न निकले, वो फुर्सती लम्हों के भीतर रची जाने वाली विधाएं नहीं है। तो ये बात लगभग उसी तरह की उन्होंने कही है कि उसके सामने लेखक या कलाकार बनने के अलावा दुनिया के हर काम के रास्ते खुले हैं, जिसने इस तरह की दुनिया नहीं देखी है। तो मुझे लगता है कि राजेश जी को समझने के लिए उनकी आवारगी, उनकी उन्मुक्तता, आप सोच सकते हैं कि जो व्यक्ति हाई स्कूल इंटर के बाद से अपना घर छोड़ दिया हो, बीएससी फर्स्ट ईयर में उन्होंने अपना घर छोड़ दिया और अपने घर की जो एक प्रकार से पिता से खिन्न होकर के उन्होंने घर छोड़ा, और अपनी दिशा, एक लेखक के जीवन में दिशा कैसे सेप लेती है। पिता या घर सपना देखता है कि वो डॉक्टर बनेंगे, बीएससी करेंगे, बॉटनी जूलॉजी वगैरह पढ़ेंगे, और खुद वो शतरंज खेलता है, और उसके बाद कैसे कैसे वो कविता की दुनिया में धीरे धीरे वो जाता है। ये सारी चीजें बहुत महत्वपूर्ण हैं। आप जानते हैं कि राजेश जोशी को अगर आपने हम सब लोग अगर उनके जीवन को देखें तो शुरुआती दिनों में उनकी बड़ी इच्छा थी को डॉक्टर बने, लेकिन वो संभव नहीं हुआ। शतरंज के बहुत महत्वपूर्ण खिलाड़ी थे, ड्राइंग वो करना चाहते थे, लेकिन अंततः जो है साहित्य ने उन्हें खुद चुना कि वो इस फील्ड में आए और कुछ योगदान दें, और उन्होंने ये काम किया।
तो अर्पण जी, मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि ये शुरुआती कुछ हमारे उनको पढ़ते हुए या उनसे मिलते हुए ये बातें हैं जिन्हें मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। तो अगर आप कोई और बात पूछें तो मैं और बात आगे बढ़ाऊं। जी। और अब हम दूसरे खंड की ओर बढ़ते हैं। और मित्रों, एक बेहद महत्वपूर्ण पुस्तक आलोचकीय कार्य कवि की बर्तनी नाम से आई है, जिसका संपादन अनिल त्रिपाठी जी ने किया है। इसका लोकार्पण अभी 18 जुलाई को इसी वर्ष भोपाल में हुआ, जिसकी चर्चा हमने शुरुआत में भी की। यह एक अच्छा काम हो सका राजेश जोशी जी को समझने को लेकर। इसमें तमाम लोगों ने अपने आलेख लिखे हैं। उनमें से मैं कुछ एक के नाम लेता हूँ। केदारनाथ सिंह जी, जिनकी चर्चा अभी अनिल जी ने की, ए अरविंदाक्षन जी, अरुण कमल जी, प्रमोद त्रिवेदी, कुमार अंबुज, बसंत त्रिपाठी, सुभाष राय, स्वयं प्रकाश जी, शशांक, नीलिम कुमार, अजित कुमार, इब्बार रबी, वैभव सिंह और तमाम दूसरे लोग, मीता दास जी और कई साथीगण। यह एक ऐसा काम हुआ जो अनिल जी ने यह बात पहले भी बतलाई है कि यह उनके 75वें जन्मदिन पर ही यह पुस्तक आनी थी, मगर कोरोना के प्रभाव में इसमें विलंब हुआ और यह पुस्तक इस वर्ष आई है। इस पुस्तक की तैयारी के पीछे की मेहनत किस तरह की रही और कैसे अनुभव रहे, इस पर भी कुछ बात करें अनिल जी। धन्यवाद अर्पण जी। जब मैं इस किताब की योजना बना रहा था तो मुझे दो तीन बातें बहुत महत्वपूर्ण लगी। असल में एक कवि ने एक कवि पर एक टिप्पणी लिखी और वो टिप्पणी मैं आपके सामने रखना चाहूंगा। एक बार निकानोर पारा ने नेरुदा की कविताओं पर बात करते समय एक वाक्य कहा, और जब मैं ये किताब तैयार कर रहा था तो वो वाक्य मेरे दिमाग में था। उन्होंने कहा कि नेरुदा को खारिज करने के दो ही तरीके हैं। देर आर टू वेज टू रिफ्यूट नेरुदा। वन इज बाई नॉट रीडिंग हिम। एक तो है कि आप उन्हें ना पढ़ें, और दूसरा है इन अदर इज बाई रीडिंग हिम इन बैड फेथ। दूसरा है कि आप उन्हें बुरी तरह से या खराब तरीके से पढ़ें। तो निकानोर पारा ने कहा कि आई हैव ट्राइड बोथ बट नाइदर हैज वर्कड। मैंने दोनों ही प्रयास किया और दोनों ने काम नहीं किया। 8वें दशक की कविता में राजेश जी की लगभग स्थिति ऐसे ही है कि आप चाहें भी या आप दो तरीके से, जैसे नेरुदा के बारे में निकानोर पारा ने कहा, तो आप चाहें भी तो उस पूरा 8वें दशक की कविता का जो मिजाज है, जो उसका आप कह सकते हैं कि उसका जो जीव द्रव्य है, वो जीव द्रव्य राजेश जोशी की कविताओं से उसे हासिल होता है। तो राजेश जोशी उसके केंद्र में है। तो मुझे ये लगा कि अगर राजेश जोशी पर मुझे किताब, और जैसे निश्चित तौर पर आप कह सकते हैं कि कोई भी लेखक या कोई भी कवि या कोई भी पाठक अगर अपने किसी रचनाकार के बारे में उसके मन में आता है कि वो एक किताब संपादित करेगा, तो वो एक योजना बनाता है। तो मेरे मन में भी एक योजना ये बनी कि राजेश जी को लेकर के बहुत दिनों से मैं सोच ही रहा था कि एक किताब करूं, तो उस किताब के बारे में उसका प्रारूप क्या हो। तो निश्चित तौर पर मैंने 3 खंड विशेष रूप से इसके बनाए। एक तो ये कि कविताओं को ध्यान में रख करके, यानी कि उनके कवि को ध्यान में रख करके, उनकी कविताओं को ध्यान में रख करके एक खंड बनाए, और जिसका शीर्षक मैं दूं अलग से कि अपारे काव्य संसारे कविरेव प्रजापति। तो इस एक खंड ये हो, यानी कविता का खंड हो। दूसरा ऐसा खंड हो जिसमें कुछ आत्मीय परक लेख हों, कुछ संस्मरणात्मक हों। तो तावद शेष गुणाकरम, ये मेरे दिमाग में था कि मैं दूसरा खंड ये बनाऊंगा। और फिर तीसरा खंड जो उनके गद्य लेखन पर केंद्रित होगा, यानी कि नाटक पर लेख होगा, कहानी पर लेख होगा, और उनके जो आलोचनात्मक आलेख हैं, जो उनकी डायरिया हैं, उस रूप में उन पर जो आलेख होंगे वो तीसरे खंड में जाएंगे।
और उस तीसरे खंड का नाम मैं रखूंगा गद्यम कवि नाम निक्षम बदंती। तो ये मेरे दिमाग में लगभग इसी तरह से ये योजना बनी। दूसरा मुझे एक चीज ये भी लगा कि मैं इसमें इस किताब में मैं ये चाहता हूं कि उन लोगों के लेख लिए जाएं विशेष रूप से जो युवा हो। इसलिए आप देखेंगे कि जो ये इसमें 30 लेख जो शामिल हैं उनमें से 4-5 को छोड़ करके ज्यादातर वही लोग हैं जो बिल्कुल युवा हैं और नए हैं। और ये किताब संपादित करते समय मेरे दिमाग में बिल्कुल ये नहीं था कि मैं राजेश जोशी पर लिखे हुए जो सीनियर्स हैं उन सब का लेख मैं इकट्ठा कर लूंगा और इस तरह से एक किताब आएगी। बल्कि 4-5 लेखों के अलावा जितने भी लेख इसमें हैं वो सब लिखवाए गए लेख हैं। यानी कि मैंने उनसे निवेदन किया और उन मित्रों ने वो लेख लिखा तैयार किया। तो इस तरह से ये किताब एक आकार में आई। दूसरा एक दिमाग में ये भी था इस किताब को करते समय कि इस क्योंकि राजेश जोशी के पाठक केवल हिंदी के पाठक ही नहीं हैं, बल्कि उनकी व्याप्ति हिंदीतर भाषाओं में भी अन्य भारतीय भाषाओं में है। मुझे लगता है कि 8वें दशक के कवियों में राजेश जोशी की व्याप्ति जो है वो आपको बंगला में, आपको उड़िया में, असमिया में, मलयालम में, कन्नड़ में, मराठी में, पंजाबी में, इस तरह से बहुत सारे अन्य भारतीय भाषाओं के लोग उन्हें चाहते हैं। तो मैंने उनमें से ज्यादातर मतलब करीब 6-7-8 लोगों से मैंने संपर्क किया जो अन्य, जैसे बंगला से मैंने किया, असमिया से किया, मलयालम में मैंने किया, कन्नड़ से किया, लेकिन सारी भाषाओं से तो नहीं, लेकिन 4-5 लोगों से मुझे इसमें सफलता मिली। एक तो अमरजीत कौंके से मुझे लेख मिला पंजाबी में, और अमरजीत कौंके ऐसे व्यक्ति हैं जो खुद कवि हैं और उन्होंने राजेश जोशी की कविता संग्रह जो 2 पंक्तियों के बीच है उसका अनुवाद किया है। मीता दास से मुझे लेख मिला जो जिन्होंने राजेश जोशी की कविताओं का अनुवाद बंगला में किया है। उड़िया में मैं चाहता था लेकिन वो जिनसे मैंने संपर्क किया वो हमारे सामने नहीं आ पाया। मराठी में मैंने प्रफुल्ल शिलेदार और सतीश कालसेकर साहब से निवेदन किया था कि वो दें। सतीश जी तो रहे नहीं, लेकिन प्रफुल्ल शिलेदार जी का बहुत महत्वपूर्ण लेख हमें मिला। तो इस तरह से वो किताब, यानी कि एक अरविंदाक्षन दक्षिण से, केरल से, हिंदी के ही लेखक हैं वो, लेकिन उन्होंने दिया और उनके मार्फत ही राजेश जोशी की कविताओं को उन्होंने साउथ में भी, दक्षिण में भी काफी हद तक रखा है। तो एक हद तक एक प्रकार से आप कह सकते कि इसका जो स्वरूप बना वो एक पैन इंडिया स्वरूप बना। इसी बीच में नीलिम कुमार मुझे बहुत अच्छे कवि लगते रहे हैं और मैं उनको जब भी पढ़ा, अनुवाद में ही पढ़ा, लेकिन मुझे उनकी कविताएं बहुत पसंद हैं। तो मेरा उनसे निवेदन था कि आप राजेश जी पर लिखें, क्योंकि वो भी राजेश जी को बहुत चाहते थे। तो उन्होंने कहा कि मैं लेख नहीं दूंगा और मैं एक कविता दूंगा, और बहुत शानदार कविता। मुझे लगता है कि राजेश जोशी पर लिखी गई जितनी कविताएं होंगी, बहुत सारी, कुछ कविताओं से तो मैं जानता हूं, लेकिन नीलिम ने जो कविता लिखी है वो अद्भुत कविता है। और ये राजेश जी के लिए भी और हम सब के लिए भी ये प्रसन्नता की बात है, नीलिम की वो कविता हमारी इस किताब में शामिल है। और मैं अर्पण जी आपसे ये कहूंगा कि अगर आप संभव हो तो उस कविता को, आपके कुछ हिस्से आप, खास करके अंतिम जो 8-10 पंक्तियां हैं उसको आप रखें। तो इस तरह से ये किताब बनी। और मुझे लगता है कि अब ये किताब चूंकि आप लोगों के सामने है और अर्पण जी ने उस किताब की एक छवि चित्र यहाँ प्रस्तुत किया है, अब आगे जो लोग देखेंगे वही निर्णय करेंगे कि किताब कैसे बन पड़ी है। बाकी हम 30 लेखकों की तरफ से ये एक सामूहिक प्रयास का प्रतिफल है जो हम राजेश जोशी के जन्मदिन पर इस किताब के स्वरूप में उनको दे सके। जी अनिल जी, मीता दास जी की भी प्रतिक्रिया आ रही है कि नीलिम जी की कविता को यहाँ पर पढ़ा जाए, तो मैं आपसे अनुरोध करता हूँ, किताब आपके पास होगी तो उस अंश को पढ़ें। तो बहुत अच्छा, मीता दास जी का लेख भी बहुत अच्छा है और मीता दास जी ने कहा है कि नीलिम की कविता मैं पढ़ूं, तो ये मेरे लिए और अच्छा है कि ये पहली बार ये अर्पण कुमार के कार्यक्रम में ये कविता पढ़ी जा रही है या देखी जा रही है। मैंने इस कविता को छिपा के रखा था जब से मुझे मिली थी, और चाहता था कि कविता कोई देखे ना तब, जब तक ये किताब में ना आ जाए। और आज इस कार्यक्रम में मैं आपके सामने ये कविता रख रहा हूँ। जी स्वागत।
प्रिय कवि राजेश जोशी करके एक छोटा सा इंट्रो है उनका। वो मैं 2-3 मिनट लगेगा, मैं सारी चीजें पढ़ता रहूं। राजेश जोशी से कई बार मिला हूं, उनके करीब रहने से उत्ताप मिलता है, क्योंकि वे एक नक्षत्र हैं और नक्षत्र का मतलब ही उज्ज्वलता, उत्ताप, एकक। हिंदी कविता में वे अतुलनीय शैली, कथन भंगी और नई प्रयोग धर्मिता के साथ दमकने वाले एक मौलिक कंठस्वर हैं। यह कंठस्वर बहुत दूर तक फैल जाता है और उसकी प्रतिध्वनि देर तक बजती रहती है। बातचीत के दौरान ठठाकर जोर से हंसने वाले इस सरल प्राण के कवि से मिलने पर मेरे जैसा हताश प्राण व्यक्ति भी पृथ्वी के प्रति आस्थावान हो उठता है। वे एक कभी भूले नहीं जाने वाले व्यक्ति और काव्य पुरुष हैं। उनके बारे में कुछ लिखने की धृष्टता मैं नहीं कर सकता, लेकिन उनके प्रति अपने मन में मौजूद काव्यिक अनुभवों को व्यक्त करना मैं खुद के प्रति दायित्व समझता हूं। इसलिए राजेश जोशी के लिए यह कविता। इस इंट्रो के साथ नीलिम कुमार ने यह कविता दी है। मैं वो कविता आपके सामने रख रहा हूं। जी, स्वागत। तुम एक सरल उपमा, तुम एक धन, तुम ध्वनि के जादूगर, तुम सीने की जेब की बाईं तरफ, तुम्हारे शैशव की मायावी नदी और आज का भोर। तुम किसी की इजाजत नहीं लेते बहने के लिए, तुम किसी की इजाजत नहीं लेते कविता की सभा से उतर जाने के लिए, तुम किसी की इजाजत नहीं लेते फुटपाथ को कविता सुनाने के लिए। तुमने छतरी नहीं रखी है, धूप में घूम रहे हो, तुम अब एक कोलाहल के ऑफिस में समा जाओगे और सोई हुई फाइलें भी जाग जाएंगी। जागी हुई फाइलें सोने का दिखावा करेंगी। तुम किसी की इजाजत नहीं लेते स्वाधीन रक्त का प्रहरी बनने के लिए। एक पेड़ झुककर तुमसे बात करता है, एक चिड़िया तुम्हारे कंधे पर बैठती है, एक तितली बैठती है तुम्हारे बालों पर। उन्होंने भी इजाजत नहीं ली है किसी से, तुम उनके सहोदर। एक प्राचीन मंदिर की तरह तुम्हारा मुखड़ा सूर्य की रेखाएं जिसे ढूंढती फिरती हैं। तुम जब ठठाकर हंसते हो, वह हंसी संगीत बनकर नगर की अट्टालिकाओं के बीच राह बनाकर चली जाती है और छूती है क्यूबा अल्जीरिया का मानचित्र। तुम जब दुख से टूट जाते हो, अरब सागर खामोश हो जाता है। तुम पानी की हर एक बूंद का गीत सुनते हो, विषण अट्टालिकाओं की खिड़की बनते हो तुम। सपने प्रहार करते हैं तुम्हारी नींद पर और तुम सुनते हो सूर्य की कराह। सूर्य को बीमार पाकर तुम एक सुनहरा सेब ढूंढ लाते हो अपने शब्द वृक्ष के अरण्य से। हमारी चाहत की नदी में तुम गुनगुनाते कागज की कश्ती बहा देते हो। हमारे सीने में बुझे हुए शोले को तुम फूंक फूंक कर सुलगा देते हो। तुम्हारी उंगलियों में माचिस की तीली की गंध। मुझे एम्बुलेंसों को, ये पैराग्राफ मुझे बहुत ही अट्रैक्ट करता है, बहुत ही आकर्षित करता है। मुझे एम्बुलेंसों को राजेश जोशी कहकर बुलाने का जी चाहता है। मुझे ऑपरेशन कक्षों को राजेश जोशी कहकर बुलाने का जी चाहता है। मुझे यंत्रणा को झेलने की सभी कोशिशों को राजेश जोशी कहकर बुलाने का जी चाहता है। अकेले उड़ते हुए एक पताका को, बेगवती नदी को, आकाश को पुकारते ऊंचे पहाड़ों को राजेश जोशी कहकर बुलाने का जी चाहता है, कारण इन सब में मौजूदगी राजेश जोशी की। ये कविता है असमिया से, और इस कविता का अनुवाद असमिया से दिनकर कुमार ने किया है। तो मैं दिनकर कुमार का भी आभारी हूं, और नीलिम का तो हूं कि इतनी शानदार कविता उन्होंने प्रिय कवि पर लिखी। जी बिल्कुल। और पिछले वर्ष यह जो विशेषांक आया कविता बिहान का, इसमें भी कुछ एक कविताएं हैं और अच्छी कविताएं हैं जो राजेश जोशी जी पर लिखी गई हैं, जिनमें सुभाष राय जी की है, बसंत सकरगाये जी की है, प्रेम शंकर शुक्ल जी की है और प्रतिभा गोटीवाले जी की है। तो एक जब यह
एक बात छिड़ गई है, तो यहाँ पर हाँ, जी। मैं इन कविताओं से मैं देख चुका हूँ। बसंत जी की कविता मैंने पढ़ी है, प्रेम शंकर जी की पढ़ी हुई थी पहले से ही, और सुभाष जी ने तो उसी दौर में ये कविता लिखी थी। जी। लेकिन नीलिम की कविताओं के बारे में मैं इसलिए कहना चाहता हूँ, ये लगभग वैसी ही कविता है जैसे कभी शमशेर जी ने त्रिलोचन के लिए वाह। राग जैसी कविता लिखी। तो या सारनाथ की एक शाम में जो आता है कि तूने त्रिलोचन शताब्दियों से मुक्त छंद खन कर उन्हें संस्कृत वृत्तों में बांधा है, लगभग उस तरह से। जी। तो ये बड़ी कविता। नीलिम कुमार का जो ये कविता है वो अपने समकालीन कवि के प्रति, और वो अपना समकालीन जो कवि, वो किसी भाषा का। एक बात अर्पण में जी मैं ये कहना चाहता हूँ कि एक ही समय में रहने वाला जो कवि है, चाहे वो किसी भाषा का है, अगर वो अपने अपने कवि के प्रति या उस कवि के प्रति अपने भाव प्रदर्शित करता है, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। जी। और ये बात बहुत सारे लोगों ने कही है। तो कई बार आपको लगेगा कि चेकोस्लोवाकियन कवि जो है वो किसी स्पेनिश कवि के प्रति अपने भाव प्रदर्शित कर रहा है। आपको कभी लगेगा कि रशियन पोइट्री के प्रति कोई हिंदी का एक बड़ा कवि कोई बात लिख रहा है। तो इस तरह से एक एक ट्रांसेंड आपको जो है बार बार दिखाई देता है। जी अर्पण जी, आप कहिए, मैं कुछ ज्यादा नहीं, अच्छा ही कहा आपने। बस उसी सिलसिले में, उसी संदर्भ में यहाँ पर अपने मित्रों के लिए एक कविता प्रतिभा गोटीवाले जी की रख रहा हूँ, जो वे राजेश जोशी जी को पढ़ते हुए लिखती हैं। छोटी सी कविता है, कुछ एक पंक्तियाँ हैं, उसको रखता हूँ यहाँ पर। तो एक जो जी श्रृंखला चल रही है, जो एक प्रसंग चल रहा है, उस थोड़ा सा हम आगे और बढ़ेंगे। प्रतिभा गोटीवाले जो लेखक अनुवादक हैं, वे अपनी इस कविता में लिखती हैं, जैसे लौट आया है बख्तियार खिलजी, जैसे लौट आया है बख्तियार खिलजी, वैसे ही एक एक कर लौट आएंगे इतिहास से सारे बर्बर। लौटेंगी अक्षौहिणी सेनाएं और लहराकर जाग उठेंगे संग्रहालयों में रखे सोए हथियार। ठंडा लोहा फिर चखेगा गरम लोहे का स्वाद, ठंडा लोहा फिर चखेगा गरम लोहे का स्वाद, कि इतिहास की सोखती जबान को ताजा लहू की दरकार है। बहुत अच्छा जी। बहुत अच्छा। प्रेम की सारी बोलियां खो जाएंगी, प्रेम की सारी बोलियां खो जाएंगी तत्सम शब्दों की जिद में, और रोशनी की लिपि में लिखा जाएगा अंधेरा, और रोशनी की लिपि में लिखा जाएगा अंधेरा। जी। रचे जाएंगे षड्यंत्र, बिछेंगी बिसातें, बनेंगे लाक्षागृह, सजेंगे इंद्रप्रस्थ, चलाए जाएंगे आणविक अस्त्र, और फिर हमारी पीढ़ियां लिथड़ती रहेंगी अश्वत्थामा के समान। सहस्राब्दियों के बाद फिर किसी सभ्यता की खोज के दौरान पाए जाएंगे हमारे भी हाथ फॉसिल की तरह, लेकिन इस बार मुट्ठी बांधे हुए कि सनद रहे हम सब मारे गए अपने हकों के लिए लड़ते हुए अपनों के ही हाथों। फिर कोई नोवा हरारी लिखेगा एक जागी हुई मानव जाति की गाथा, एक बहुत सुंदर जागी हुई मानव जाति की गाथा। तो ये जो राजेश जोशी जी को पढ़ने से जुड़े अनुभव हैं और तमाम जो संदर्भ आते हैं, इतिहास भी उनकी कविताओं में कई कई रूपों में, कई रूपकों में आता है। यह सब जो ये कविताएं हैं नीलिम जी की हों
या प्रतिभा जी की हों या तमाम दूसरे लोगों की हों, ये बतलाती हैं कि कैसे एक बड़ा कवि इन सभी संदर्भों को एक बेहतरीन कविता उपकरण के रूप में इस्तेमाल करता है। और अब यहीं से बात को आगे बढ़ाते हैं अनिल जी। आपने स्वयं कई आलेख लिखे हैं राजेश जोशी जी के कवि पक्ष पर, तो उनकी कविताओं पर लेकर जो आपकी दृष्टि है उसे भी हम लोग जाने। और आज भी जो हमने टाइटल दिया कि कैसे राजेश जोशी कविता में आख्यान का पुनर्वास करते हैं, और कई पीछे की कड़ियों में भी तमाम लोगों ने यह बात कही, राम प्रकाश त्रिपाठी जी ने, प्रयाग शुक्ल जी ने और अन्य मित्रों ने भी, नीलेश रघुवंशी जी ने, कि उनके यहाँ जो मध्य प्रदेश है, नरसिंहगढ़ है, भोपाल है, यह सब, और यहाँ इन सब की जो किस्सा गोई है वो उनकी कविताओं में कैसे जगह बनाती है, वे कविता में आख्यान को किस तरह से लाते हैं, और स्वयं जो कवि की नोटबुक में वो इस विषय पर विचार भी करते हैं और कई कविताओं में इस बात को रखते हुए विचार भी करते हैं। जी अनिल जी, इस पर कुछ कहें। आपने एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल उठाया है, और ये बात भी मैंने बार बार ये देखा है कि राजेश जोशी को ये मान लिया गया कि वो राजनीतिक चेतना के ही कवि हैं। मैं ही पर ज्यादा जोर दे रहा हूं। तो मुझे लगता है कि एक बड़े काव्य प्रतिभा को केवल राजनीतिक चेतना के रूप में रिड्यूस करके देखना उस कवि प्रतिभा के साथ अन्याय होगा। और राजेश जोशी के पास ऐसी बहुत सारी कविताएं हैं जिनका मिजाज विशुद्ध रूप से जो बहुत वोकल कविताएं हैं उनकी, उनसे बिल्कुल अलग है। तो मुझे ये लगा कि ये क्या है, राजेश जोशी की कविता का जो व्यक्तित्व है उसके केंद्र में जरूर राजनीतिक चेतना है, लेकिन उससे परे भी एक बड़ी दुनिया है, और उस दुनिया को कैसे देखा जाए, उस कविता के अंतरंग को कैसे बाहर लाया जाए। और खास के तब जब कभी खुद कह रहा हो चीजों का हूबहू दिखना मुझे अपनी ही शक्ल में कविता में मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। तो चीजों का हूबहू दिखना, और एक जगह और भी वो कहते हैं जहां पर वो कहते हैं कि एक कवि का काम क्या है, और ये कवि का काम जो है वो उनकी एक कविता है जिसमें वो बार बार कहते हैं कि लिखने में जो अक्सर आसान से दिखते हैं, एक कवि को करने होते हैं ऐसे कई पेचीदा काम। मसलन बहुत सारे कठिन कामों में एक कठिन काम है नदियों की कलकल करती आवाजों का अनुवाद करना, पेड़ों के हहराने और हजारों प्रजातियों के चिड़ियों के चहचहाने का अनुवाद करना। अब इसके बावजूद अगर कोई ये कहे कि राजेश जोशी के यहाँ केवल राजनीतिक चेतना की कविता है, तो मुझे लगता है कि उसके प्रति मेरे मन में एक असहमति है। अब सवाल ये उठता है कि ये जो राजेश जी के यहाँ जो कविता बनती है उसके काइनेटिक्स में बुनियादी तत्व क्या है। मुझे दो चीजें बहुत महत्वपूर्ण लगती हैं। एक तो जिसको मैं कहूंगा, अगर एक शब्द मैं देना चाहूंगा तो गवेषणात्मकता, यानी कि खोज। कविता में वो बहुत सारी चीजें ऐसे लेके आते हैं कि आपको ये लगेगा कि अपने बीते हुए समय से वो एक जिंदगी या एक समय के टुकड़े को खोजते हैं और उसे ला करके कविता में रखते हैं। तो वो गवेषणात्मकता। और दूसरा जो है वो, और ये गवेषणात्मकता आती कैसे है, वो स्मृति से आती है। तो ओसिफ माल्दिस्तान का कथन है कि गवेषणात्मकता और स्मृति मुंह और नाक हैं जिनसे कविता सांस लेती है। तो राजेश जी के यहाँ भी ये जो गवेषणात्मकता है वो आख्यान परकता की शक्ल में सामने आती है। बाकी स्मृति तो है ही है, क्योंकि उनकी बहुत सारी ऐसी कविताएं जो स्मृति के कह लीजिए कि स्मृति के वितान को ही सामने रख करके उन कविताओं की रचना संभव हुई है। जैसे किस्सा उस तालाब का, जैसे बेड़ी किशनी जिसमें आती है वो पूरा पात्र। इसके अलावा और भी बहुत सारी कविताएं, जैसे नाना की साइकिल कविता, जैसे नेल कटर जैसी कविता। इन कविताओं की पृष्ठभूमि में ही
अगर आप देखेंगे तो आपको ये लगेगा कि इसमें कहीं न कहीं वो जो कथात्मकता है, वो जो आख्यानात्मकता है, वो एक केंद्रीय विषय है। और राजेश जोशी जब भी लिखते हैं, एक बात आप ये जाने, और ये उनके लिखने की शैली में एक बहुत महत्वपूर्ण गुण है कि वो एक डिटेलिंग करते हुए चलते हैं। जैसे उनका स्वभाव है कि वो आपको बहुत सारी कहानियां आपको बता सकते हैं, बीच बीच में इस तरह के रेफरेंस आ सकते हैं। जैसे वो आसानी से ये कह सकते हैं आपके लिए कि नारायण सुरभि के हवाले से कि कविता कवि के कंधे पर बैठी हुई कोई एक ऐसी चिड़िया है जो जहां भी कहीं कुछ गलत या अपशगुन होते हुए देखती है, वो चहचहाने लगती है। लेकिन ये चहचहाहट उसी कवि को सुनाई पड़ती है जिसके आंख और कान चौकन्ने हों। तो ये कविता में भी ये आंख और कान अगर आपके चौकन्ने हैं, तो राजेश जोशी की जो आख्यान प्रक्ता है वो आपको बार बार दिख जाएगी। मैं एक कविता का जिक्र विशेष रूप से यहाँ करना चाहूंगा, जब बात आ ही गई है। हाथ कविता एक आप देखें, प्रायः इस कविता की चर्चा नहीं होती है, लेकिन जब आप आख्यानात्मकता की बात करते हैं तो न केवल उनकी लंबी कविताओं में, क्योंकि लंबी कविताओं में प्रायः इस बात की भरपूर संभावना रहती है कि वहां पर कथात्मकता या आख्यानात्मकता के सूत्र मिलेंगे, लेकिन कंपेरेटिवली अपेक्षा जो छोटी कविताएं हैं उसमें भी राजेश जोशी का जो गुण है, जो हुनर है, वो एक कथा तत्व के सहारे, एक रेफरेंस के सहारे अपनी बात को आगे बढ़ाते हैं। हाथ कविता क्या है? अब कविता शुरू होती है कि हर हाथ की एक अलग ही सिफत होती है जनाब। ये एक यहां से कविता वो शुरू होती है, और उसके बाद वो कविता कैसे जाती है। अगर मैं एक हिस्सा इसका थोड़ा सा पढ़ूं तो आप देखें, किसी न किसी हाथ की किसी न किसी खूबी के बारे में बात करता, कहीं न कहीं मिल जाता ही है कोई न कोई, कभी न कभी। अब हमारे नाना की ही बात लो। अब आप देखें, बिल्कुल एक एक आख्यान, एक कथा, एक अपने किसी परिचित को केंद्र में ले आना, और वहां से सूत्र उस उसी के मार्फत अपनी कविता को आगे बढ़ाना, ये राजेश जोशी के यहां बार बार आपको दिखाई देगा। अब हमारे नाना की ही बात लो, कहते हैं कमाल का शिफा था उनके हाथ में। दूर दराज के गांव से बैलगाड़ियों पर लद लद कर चले आते थे लोग अपना इलाज करवाने। एक बार जो उनके पास आ जाता तो कभी भूले से भी नहीं झांकता वो किसी और डॉक्टर के पास। उनके बारे में कहा जाता था कि डॉक्टर साहब तो खड़िया पीस कर भी दें, डॉक्टर साहब तो खड़िया पीस कर भी दे दें तो मरता जी जाए। चंदन सिंह डाकू की खोपड़ी तो फरसे से काटकर कटोरे की तरह अलग कर दी थी दुश्मनों ने। तिस्बर भी कहते हैं पूरे 12 घंटे जिंदा रखा उसे डॉक्टर साहब ने। अब आप देखें कि ये जो पूरी कविता है, ये पूरी कविता जिसमें चंदन सिंह डाकू भी आ रहे हैं, और नाना के हाथ का जो सिफत है वो आपको दिखाई दे रहा है। एक कथा, एक कहानी के मार्फत, एक आख्यान के माध्यम से कविता ये बन रही है। और ऐसे ही आप अभी उल्लंघन उनका संग्रह आया है, और उस उल्लंघन की बहुत महत्वपूर्ण कविता, इसी शीर्षक से जो कविता है उसमें भी आप देखें कि जब वो जहां वो कहते हैं मैं वापस लौट कर जाऊंगा जरूर, और एक बार फिर विंध्याचल को बताने की कोशिश करूंगा कि अगस्त के लौटने की प्रतीक्षा फिजूल है। तुम अब अपनी कमर सीधी कर लो और अपने पूरे कद के साथ खड़े हो जाओ तनकर। मैं तब भी तुम्हारे मजबूत कंधों पर बैठकर दूर तक फैले जीवन के रंग बिरंगे मेले देखूंगा। अब आप देखें कि ये जो शिवालिक की पहाड़ियों पर चढ़ना, और विंध्याचल पहाड़ और अगस्त, ये पूरा जो रेफरेंस है, इतनी महत्वपूर्ण कविता इन घटनाओं के मार्फत से, एक प्रकार से अगस्त ऋषि, आप समझ सकते हैं कि लगभग जिसका संदर्भ कभी हमारे पौराणिक और औपनिवेशिक साहित्य में आता है, वहां वो जाते हैं, लगभग समय को अतिक्रमित करते हैं, और 1000, 2000, 3000 साल के रेफरेंसेस से ला करके वो अपनी कविता को बुनते हैं। तो प्रायः आप ये देखेंगे कि एक कविता को लिखते समय उनके मन में कहीं न कहीं जो स्मृति है, जो इतिहास है, जो भविष्य है, और साथ साथ जो कल्पना है,
इसको लेकर के इसको इसको जब वो ले आते हैं तो इसके बीच में कहीं न कहीं अंतःसूत्र के रूप में कोई न कोई कथा विद्यमान रहती है। और प्रायः मैंने कहा कि ये उनकी एक एक महत्वपूर्ण शैली है। दूसरा जो है वो वाक्यों के कवि हैं। तो इस तरह की आख्यानात्मकता वाक्यों से में संभव होना थोड़ा आसान होता है। और हम ना भूलें कि राजेश जोशी कहानीकार भी हैं। तो वो जो कहानी के जो तत्व हैं, जो वो किस्सा गोई है, वो उनकी रचनाओं में इस मार्फत भी आती है। तो मैं समझ रहा हूं कि थोड़ा सा समय रश कर रहा है, तेजी से निकल रहा है। तो मुझे लगता है कि ये जो आख्यानात्मकता है, वो राजेश जोशी की कविता की रचना प्रक्रिया का केंद्रीय तत्व है। वो एक प्रकार से वो एक ऐसा उनके लिए एक ऐसी शैली है, या कह लीजिए कि एक ऐसी तकनीक है जिससे वो कविता संभव करते हैं। और जब मैं ये बात कह रहा हूं तो मैं ये भी जान रहा हूं कि उस पीढ़ी में आप देखें कि इस तरह का जो लेखन है, यानी कि आख्यानात्मकता, तो आपको अगर मैं हालांकि तुलना करना कोई उद्देश्य नहीं है, लेकिन उस पीढ़ी में राजेश जोशी संभवतः अकेले ऐसे कवि हैं जिन्होंने इस तकनीक का, इस रूप का बहुत ही गहरा प्रयोग किया है। बनस्पत आप अरुण कमल के, बनस्पत आप जो है मंगलेश डबराल के, या और भी जो लोग हैं, तो आख्यानात्मकता ये संभव हुई है। और ये एक प्रकार से कविता में इसका पुनर्वास किया है। जब मैं कहता हूं तो मैं इस बात को ध्यान में रखता हूं कि निराला के दौर की, छायावाद के दौर की पीढ़ी, और खास करके कुछ हद तक प्रगतिशील कविता में ये चीजें थीं, लेकिन बीच में नई कविता के दौर में कुछ ही जगह आपको ये बातें मिलेंगी। और फिर तो जो कविता का दौर आया उसमें सारी आख्यानात्मकता बहुत ही ये सारी चीजें जो है वहां से गायब हुई। और राजेश जोशी ने अपने लिए इसका फिर से एक प्रकार से पुनराविष्कार किया है। और ये उन्होंने परंपरा से हासिल किया और नए तरीके से आपके सामने रखा। तो इसलिए ये एक बहुत महत्वपूर्ण बात है, और मुझे ऐसा लगता है कि ये उनकी कविता का एक बहुत महत्वपूर्ण तत्व है। अर्पण जी, मुझे लगता है जी, कि अर्पण जी नहीं नहीं, मैं बना हुआ हूँ, मैं बना हम्म हुआ हूँ बिल्कुल। और हम्म जिस तरह से हमारा पूरा भारतीय साहित्य और हमारी अपनी शास्त्र परंपरा आख्यानों से भरी पड़ी है, हम इसे भी जानते हैं। और स्वयं जब हमारे नाटक और हमारे लंबे काव्य कविताओं में ही आए हैं, और बाद में भी जो प्रबंधकीय कविता है जिसमें मुक्तिबोध भी हैं या गे भी हैं, उनमें भी आख्यान के तो तत्व मिलते ही हैं। या जो हमारे और पहले चलें, जो प्रबंध काव्यों की हम अगर बात करें, महाकाव्यों की या खंड काव्यों की, उनमें भी एक कथा तो चलती ही है। जयशंकर प्रसाद के यहाँ, मैथिली शरण गुप्त के यहाँ, रामधारी सिंह दिनकर के यहाँ, और बाद में भवानी प्रसाद मिश्र जैसे लोग किस तरह से पूरे परिवार की कथा अपनी कविता में ले आते हैं। बारिश पर ही एक बड़ी प्यारी कविता है और लंबी कविता है जिसमें पूरा भवानी प्रसाद मिश्र जी का परिवार आ जाता है। तो ऐसे तमाम उदाहरण हैं। और मुझे यह भी लगता है अनिल जी कि आख्यान परक कविताओं में जो हम उनको भी शामिल कर सकते हैं जहाँ संवाद हो रहे हैं, जहाँ जैसे बिल्कुल राजेश जी की ही कविता है, बिजली मीटर पढ़ने वाले से बातचीत, बिजली का मीटर पढ़ने वाले से बातचीत। तो वह जो इस तरह की संवाद परक कविताएं हैं उनके यहाँ, राजेश जी के यहाँ, उनमें भी एक कथा चल रही है। या जो स्त्रियों को लेकर है कि वे ऐसे कई लोगों को जानती है जिन्हें कई बार हम पुरुष लोग नहीं जान पाते। किसी को पुराने कपड़े देने हों, किसी को पुराने खिलौने देने हो, तो हमारे घर की स्त्रियां कैसे अपने आसपास की जो वे औरतें हैं या जो वे परिवार हैं उनको जान रही हैं। और इसमें एक दो बातें और जोड़ना चाहूँगा। जो आह्वान परक कविताएं हैं, रुको बच्चों जैसी कविताएं हैं, वहाँ भी हम आख्यान के तत्व पाते हैं। और एक और अच्छी सी कविता, महत्वपूर्ण कविता है राजेश जी की, सहयात्रियों के साथ। तो जिस तरह से उनके यहाँ स्मृतियाँ आती हैं और स्मृतियों के माध्यम से जो कथा आती है, और वह कथा इस कविता में और कई अन्य कविताओं में भी
उनकी प्रस्तुत होती है, वह भी अपने आप में एक खास तरह से हमें बांध पाती है, कथा के रस से हमें भर देती है। मित्रों, अब हम अंतिम खंड में हैं और हमारे साथ कुछ वीडियो फाइल हैं जिनमें अनिल जी हैं, राजेश जी हैं और कुछ अन्य लोग हैं, तो उन पर भी हम टिप्पणी लेंगे। अलग अलग अवसरों की हैं ये छवियाँ, और कोई इसका एक खास तरतीब तो नहीं है, लेकिन ये महत्वपूर्ण चित्र हैं। तो हम चाहेंगे कि अनिल जी इस अवसर पर इन चित्रों की बात भी करें। और अभी जब कविताओं में आख्यान की बात हो रही है, तो यह तो हूबहू हम जो है उस आख्यान की दुनिया में ही क्रमशः आगे बढ़ते चले जा रहे हैं, कुछ और अधिक रोचक अंदाज में, कुछ और अधिक फीचर के तत्व लिए हुए। जी अनिल जी। ये तस्वीर बहुत दिलचस्प है कि इसमें हम सब लोग बहुत ही प्रसन्न भाव से शाम को बैठे हुए हैं। और ये लखनऊ की तस्वीर है। ये संजय मिश्र एक कवि हैं और वो मीरा पुरस्कार के नाम से एक पुरस्कार देते हैं। तो प्रांजल, मुझे याद पड़ रहा है कि प्रांजल धर को ये पुरस्कार मिला था, मीरा पुरस्कार। तो उसमें राजेश जोशी जी आए हुए थे और प्रांजल धर को वो पुरस्कार उन्होंने दिया था। तो उसी शाम की तस्वीर है कि हम लोग वो जो एक गेस्ट हाउस है उसी में सब लोग इकट्ठे हैं और वहां पर बैठ करके बहुत सारी बातें हुई। और आपकी ये माइकोवस्की और ओसिप माल्दिस्ताम वगैरह की चर्चा इस बैठक में बहुत लंबे समय तक हुई थी और इसलिए वो बहुत महत्वपूर्ण तस्वीर बन गई। और चूंकि हम सब लोग प्रसन्न थे तो किसी ने इसे कैमरे में ले लिया। मुझे लगता है इसे खींचा था विशाल श्रीवास्तव ने, मुझे याद पड़ रहा है। जी जी, नहीं निश्चय तो ये बड़ी दिलचस्प तस्वीर है। हाँ, प्यारी तस्वीर। इसमें देखिए आप राजेश जी आज की तारीख से थोड़ा सा यंग भी हैं और हम सब भी थोड़ा सा छोटे ही लग रहे हैं। जी जी, कब कब की बात है ये? ये मेरा ख्याल है होगी 17-18 के आसपास की बात है, बहुत पुरानी तो नहीं है। जी, आगे बढ़ते हैं। ये बिल्कुल एकदम नई है अर्पण जी, और लगभग ये 15-20-25 दिन पहले की तस्वीर है। मैं भारत भवन गया था एक कार्यक्रम में, रैदास जी पर वो आयोजित था। तो ऐसा तो हो नहीं सकता है कि आप भोपाल में हो और अपने महबूब कद से ना मिलें। तो राजेश जोशी से हम लोग ये मिलने गया सुबह सुबह, तो उनके घर के बाहर की ये तस्वीर है और एक सुंदर तस्वीर। और इसे बसंत सकरगाए उस समय हमारे मित्र थे, साथ थे, तो उन्होंने ये तस्वीर उतारी। और तो इस तरह से एक सुंदर सुबह जो है वो राजेश जी के साथ बीती। वाह। और कुछ और चित्रों को देखते हैं साथियों। जी, मैं ये कहूंगा कि ये जो चित्र है वो इसलिए मेरे जीवन में महत्वपूर्ण है कि मेरा भोपाल जाना लगभग जो है वो संभव हुआ आप समझिए कि 25 या 26 साल बाद। और ये मैं उस 26 साल के अंतराल के बाद पहली बार भोपाल मतलब इधर बीच में गया था। और हुआ ये था कि बसंत सकरगाए हमारे मित्र हैं, उनका दूसरा संग्रह आया था, पखेरु जानते हैं। तो उस संग्रह का एक प्रकार से लोकार्पण था और उस पर बातचीत थी। तो उन्होंने आमंत्रित किया था और उसमें हम सब लोग मिले। और मैंने ये देखा कि बसंत के उस संग्रह के विमोचन के अवसर पर जो बातचीत हम लोगों ने रखी, उसमें पूरे भोपाल शहर से जो भी संभव लोग हो सकते हैं वो सब आए और सारे महत्वपूर्ण, इसलिए वहाँ के जितने भी कवि हैं और जितने भी लेखक हैं वो आपको दिखाई दे रहे हैं इस चित्र में। इस चित्र में आपको आप देखें कि नीलेश जी दिखाई दे रही हैं, इसमें संध्या कुलकर्णी दिखाई दे रही हैं, आरती दिखाई दे रही हैं, बहादुर पटेल दिखाई दे रहे हैं और अनिल करमेले मुझे दिखाई दे रहे हैं, राजेश दा तो है ही हैं साथ में, और मुझे कुमार अंबुज दिखाई दे रहे हैं, राजेंद्र शर्मा दिखाई दे रहे हैं और अपने जो है बसंत सकरगाए हैं। और मैं एक और चेहरा में देख नहीं पा रहा हूँ, लेकिन इस तरह से काफी संख्या में लोग जो है वहां पर हैं। और तो ये कार्यक्रम के बाद की ये तस्वीर है। जब हम लोग बाहर आए तो एक घना अंधेरा था, लेकिन उसी पार्श्व जो रोशनी है उसमें एक तस्वीर लोगों ने ली।
तो इस तस्वीर से मुझे ये लगता है कि एक साथ इतने कवियों का समूह है, और खासकर भोपाल तो कविता का शहर है, प्रेम शंकर शुक्ल कहते हैं कि भोपाल कविता का शहर है। तो उसमें इतने कवि और इतने लोग इकट्ठे हैं, तो वो देख करके बड़ा सुखद होता है कि इतने सारे मित्र मिले हैं और इतने सारी आवाजें एक साथ आप बातचीत करें उनसे और लोगों से मिले। तो ये चित्र उसी समय का है, और बहुत महत्वपूर्ण चित्र है। जी बिल्कुल। और इन चित्रों के माध्यम से वह समय भी दर्ज हो जाता है, अच्छा लगता है। जी जी। कहते हैं कि अगर समय को रोक सकने की ताकत किसी कला में है, तो वो सबसे ज्यादा चित्रकला में है। बिल्कुल। तो चित्र की खासियत ये होती है कि वो कि आपको एक समय वो दर्ज कर देता है, और फिर आप उसकी व्याख्या अलग अलग करते रहें। हम्म। ये तस्वीर भी जो आपने डाली है, ये हम सब लोगों की बड़ी एक खुशनुमा तस्वीर है, इसलिए आप देख रहे होंगे इसमें सारे लोग लगभग हंस रहे हैं। और ये उसी समय की है कि बसंत के ही समय, बसंत के संग्रह के ही विमोचन की के अवसर की ये तस्वीर है। उस दिन हुआ ये था कि हम जब लोग पहुंचे तो सुबह राजेश जी के यहाँ ये खास बात है कि अर्पण जी आप भी जानते होंगे कि उनके यहाँ 10 साढ़े 10 बजे के आसपास लोग इकट्ठे होते हैं, और प्रायः अगर कोई बाहर से आता है तो उसमें बुलाते हैं, और लगभग एक काफी पीने का उनके यहाँ एक रिवाज सा है कि सारे लोग मिल करके सुबह 10 साढ़े 10 बजे इकट्ठे होते हैं और किसी न किसी के यहाँ कॉफी पीते हैं। तो उस दिन राजेश जोशी के यहाँ सारे लोग इकट्ठे थे, तो हम लोग भी वहां पहुंच गए, और उस समय काफी पीने के बाद सारे लोग इकट्ठे हुए। तो उस समय की ये तस्वीर है, और इस तस्वीर को इसलिए भी मुझे अच्छा लगता है कि इसको जो है राजेश जोशी जी की पत्नी ने खींचा है, निरुपमा जोशी ने खींचा है इसको। तो इसलिए ये तस्वीर मेरे लिए खास बन जाती है कि उनके हाथ की खींची हुई ये तस्वीर है। तो बहुत ही सुंदर तस्वीर है, सुबह की तस्वीर है। जी। और हमारी कोशिश है कि इस एकाग्र की एक कड़ी में निरूपा जी भी आएं, और आज भी बात हो रही थी तो आएंगी, और हम सभी को अच्छा लगेगा उन्हें सुनना। जी। एक आपने कविता विहान की चर्चा की और कवि की वर्तनी की चर्चा की, लेकिन इसी क्रम में एक बहुत ही शानदार अंक और बहुत ही बृहद अंक बनास जन ने निकाला है, पल्लव ने निकाला है, और अतिथि संपादक के रूप में आशीष त्रिपाठी रहे हैं। उसमें जो है निरुपमा जी का जो लेख है वो बड़ा अद्भुत है, और उस लेख में एक जगह ये जिक्र आता है कि हम लोगों का घर तो ऐसा था जैसे 4 सदस्य लोग तो हमेशा ही रुके रहते थे, और उसमें कई बार ये स्थिति बनती थी कि हम लोग संकोच कर रहे हैं, शाम को खाना वाना के लिए सोच रहे हैं, तो पता चलता है कि जो लोग आए हैं उनसे भी पूछा जाता है कि भैया आप खाएंगे कि नहीं खाएंगे। तो वो लोग बड़े आसानी से ये कहते हैं, निरूपा जी ने जो लिखा है वो बड़ा दिलचस्प है। वो कहते हैं कि हाँ हाँ क्यों नहीं, हम तो खा ही लेंगे। और इस तरह से फिर एक पूरा परिवार जो है वो जुट जाता है खाना बनाने में। और अब वो हिस्सा मैं मेरे सामने संयोग बस ये मैगजीन पड़ी हुई है तो मैं देख रहा हूँ। इसमें आप देखें कि वो बहुत दिलचस्प है, क्योंकि ये एक कवि के ही जीवन में संभव है। जो बहुत व्यवस्थित जीवन जिएगा वो उसके यहाँ इस तरह की समस्याएं होंगी कि वो बहुत व्यवस्थित जीवन जीने वाला कवि तो नहीं हो सकता, वो और कुछ हो सकता है। लेकिन मुझे लगता है कि कहीं न कहीं हर कवि में ये जरूर होता है कि वो समय से, या वो जो दुनियादारी है, वो जो उसका जो ग्रामर है उसको वो बार बार तोड़ता है। तो राजेश जी के यहाँ भी है, एक मैं सिर्फ 3 लाइन पढ़ रहा हूं। बैंक से आने के बाद जब हम खाना खाने बैठने ही वाले होते तो पता चलता कि 4 लोग और बैठे हुए हैं। उनसे पूछा जाता कि आप भी भोजन करेंगे, वे कहते हाँ हाँ कर लेंगे। तब उस समय स्टोव जलाकर फिर से खाना बनाना बेहद अखरता, पर यह भी जिंदगी थी उस समय, और ये किया भी। ऐसा करते करते मुझे तो इसकी आदत ही लग गई। लोगों का घर में आना जाना इतना ज्यादा होता था कि मुझे भी यह सब अच्छा लगने लगा, और फिर मैं उसी में रम गई। तो ये एक, मैंने कहा कि एक लेखक के घर में, एक कवि के घर में किस तरह से लोग हैं, और बेतकल्लुफ होकर के कोई अगर पूछे कि आप खाना खाएंगे, हाँ हाँ खा लेंगे। और लेकिन जिसको बनाना है, आप समझ सकते हैं कि उसके सामने
एक दिक्कत तो होगी, लेकिन धीरे धीरे वो जैसा कि निरूपा जी ने लिखा है कि वो धीरे धीरे जो है वो उनकी वो आदत में या उनके जो दैनंदिन जीवन है उसका वो हिस्सा हो गया। तो ये बहुत महत्वपूर्ण प्रसंग है जिसे निरूपा जी ने बिल्कुल। लिखा। और एक चित्र हमने यहाँ पर और रखे हैं, इस पे भी ये चर्चा चित्र जो करें। है वो मुझे इसलिए पसंद है, और मैंने ये राजेश जोशी जी के घर की टेरेस है, यानी कि फर्स्ट फ्लोर की। उनके बाहर हम लोग उनके यहाँ नीचे आम का पेड़ है, और वो आम का पेड़ जो है ऊपर आया हुआ है। और जब मैं गया था तो उस समय मुझे याद है कि वो आम की जो मंजरियां हैं, बौर जिसको हम कहते हैं, वो आई हुई थी। और उस पेड़ की छाया में हम लोगों ने काफी हद तक, और ये उस समय की तस्वीर है जब हमने लगभग 3-4 घंटे का समय लिया और राजेश जोशी ने बहुत सारी बातें की। और कोशिश ये थी कि वो लिखते कैसे हैं, कब लिखते हैं, उनकी टेबल कहाँ रहती है उसको देखा जाए, उनकी दैनिक दिनचर्या का हिस्सा कहाँ वो बीतता है। तो लगभग इस क्रम में मैं उनके स्टडी रूम तक गया, वो जो ऊपर है, जिसे वो कहते थे कि वो भी वो मीठू का कमरा था। वो बेटी रहती थी अभी वहां पर बैठ करके, ये आगे शायद अगर आपके पास एक तस्वीर होगी उसमें वो बैठे भी हैं उस टेबल पर। तो ये जी उसी समय की तस्वीर है, और हम लोग एक बातचीत उस समय कर रहे हैं। जी। अच्छा, ये तो अभी बहुत जल्दी की है, और सबसे लेटेस्ट यही 18 जुलाई की तस्वीर है, सुबह सुबह जब हम लोग राजेश जी के यहाँ ये कवि कवि की वर्तनी देने गए। और तो वाह। सुबह हमने ये देखा कि कितने लोग राजेश जी को प्यार करते, बहुत सारे लोग आए थे, करीब 20-25-30 लोग उनको बधाई देने आए थे, और जन्मदिन पर सुबह सुबह। तो उसी सुबह के बीच में जैसे ही वो धीरे धीरे वो कार्यक्रम खत्म हुआ, तो फिर हम लोग थोड़ी सी बातचीत किए। और उसी समय मैं भी गया था, तो ये कवि की वर्तनी जो है वो देने गया था। तो ये उस समय की तस्वीरें, इन 18 जुलाई के। वाह। जी बिल्कुल। और कुछ एक चित्रों को देखकर मित्रों हम लोग कार्यक्रम को विराम देंगे। जी। हाँ, ये पुरानी तस्वीर है, और ये लखनऊ की है। राजेश दा किसी कार्यक्रम में आए हैं, और शाम को हम लोग बैठे हुए हैं, तो उसमें अखिलेश जी और राजेश जी साथ में हैं। और वो शाम भी हम लोगों की बड़ी सुंदर शाम थी, जिसमें मुझे लगता है कि ये तस्वीर उस समय की है जब राजेश जी को पुरस्कार मिला था, कैफी आजमी पुरस्कार मिला था। तो ये उस समय की तस्वीर है, शाम को यहाँ पर लखनऊ में एक गेस्ट हाउस है, वहां पर बैठे हुए थे, और फिर हम लोग वहां मिलने गए। और आगे बढ़ते हैं, इसी की बात कर रहे थे हाँ, ये संभवतः। बात मैं कर रहा था कि ये बात मैं कर रहा था, ये दरअसल उनके स्टडी रूम का वो जो टेबल है उसकी तस्वीर है। और तो उस तस्वीर पर जो एक उनके हाथ में जो ये शिल्प है, जो जो एक मूर्तिवत आपको दिखाई दे रही है, गांधी की है। तो मैंने ये कहा कि ये जो आपको गांधी बहुत मतलब आप मशहूर जो है वो अ, एक मार्क्सवादी या एक कम्युनिस्ट लेखक के रूप में आपकी व्याप्ति रही है, और आपकी टेबल पर ये गांधी की मूर्ति है। तो उन्होंने कहा कि इस देश में तो गांधी को हर कोई प्यार करता है, और गांधी ऐसे हैं जो इंडियन एथॉस या पैथॉस जो है एक कह लीजिए कि अनिवार्य उपस्थिति है। तो उनको तो रहना ही है। तो मुझे याद आया कि ये मैं जो बात कह रहा हूं कि ये डिबेटेबल हो सकता है किसी के लिए, लेकिन अंधेरे में कविता के संदर्भ में जब मैं पढ़ता हूँ मुक्तिबोध को, तो मुझे लगता है कि मुक्तिबोध की चेतना का अहम हिस्सा मार्क्स से ज्यादा गांधी है। और इसीलिए वो गांधी कई बार उस कविता में बार बार आते हैं। और वो जो बच्चा है जो नए भारत में जो एक आता है, वो कभी वो गांधी को बोरी में डाले हुए, या कभी उनके कंधे पर दिखाई देता है वो। तो ये जो पूरा संदर्भ है, यानी कि गांधी के सपनों के भारत में जो एक नया मनुष्य है उसकी क्या स्थिति होगी, ये कविता और जो समाज आने वाला है उसके बीच में जो नए मनुष्य की जो स्थिति होगी, वो कविता उस बात को रेखांकित करती है। तो इसलिए मुझे कई बार लगता है कि मुक्तिबोध की चेतना का जो अहम हिस्सा है वो मार्क्स से कहीं ज्यादा मुझे लगता है
कि गांधी उस चेतना के केंद्र में हैं। जैसे मैंने कहा जी कि ये एक विवाद का विषय भी हो सकता है, बहस जी। हो सकती है इस पर, लेकिन मित्रों, ऐसा है कि गांधी कुछ कनेक्शन बहुत की प्रभावित करते समस्या सबको। आ रही है संभवतः। जी तो जी। हाँ, आप आ गए हैं, अच्छा हुआ। कुछ दिक्कत हम्म। अ, अ, को देखते हुए चित्र तो मुझे दिखाई हम दे रहा है अर्पण जी। इस बातचीत को विराम देंगे। ठीक है। हाँ जी। वो दरअसल वो फाइल जो है कुछ उसमें तकनीकी दिक्कत आ गई, तो ठीक है। ठीक है। मैं एक बार फिर से उन चित्रों को की ओर बढ़ रहा हूँ। हम यहाँ तक पहुँच गए थे। जी। तो इस चित्र पे भी चर्चा हो ही गई, और इसके हाँ हाँ साथ बिल्कुल। जी हमारा यह खंड भी समाप्त होता अब है। जी। और मित्रों, तो आप जान आज, रहे हैं कि हाँ, कुछ कह रहे हैं अनिल जी, कहें आप। अ, हाँ, अब हम लोग कार्यक्रम के लगभग अंतिम पड़ाव पर हैं, और मुझे जी लगता है कि इसी नोट पर हम लोगों को ये खत्म करना चाहिए बिल्कुल। कि तो आप अपना जो अंतिम रिमार्क है, अंतिम वाक्य है, वो आप कहें। जी। तो साथियों, आज रविवार है और राजेश जी पर एकाग्र में देश से और देश के विभिन्न हिस्सों से तमाम लोग जुड़ रहे हैं। आज के अवकाश का लाभ लेते हुए हम पुनः कुछ देर में जमा होते हैं। 9:30 से एक और परिचर्चा है, जिसमें लीलाधर मंडलोई जी और कुमार मुकुल जी को हम लोग सुनेंगे। आज की यह चर्चा, यह कड़ी अनिल जी के साथ एक अच्छी और बेहतरीन कड़ी रही। अनिल जी को सुनना अच्छा लगता है और बड़े ही साफ स्पष्ट रूप से अपनी बात रखते हैं, बेबाकी भी है, और जिस सुचिंतन के साथ, जिस श्रम के साथ अपना काम कर रहे हैं, उस ओर भी हमारा ध्यान जाता है। बहुत बहुत शुक्रिया अनिल जी, धन्यवाद आप अर्पण यहाँ जी। आ और सके। आपने ये मौका दिया कि मैं अपने प्री कप पर और आपके भी प्री कप पर मैं अपनी बात रख सका। और हम, चूंकि मैं जानता हूं कि आप भी बहुत अच्छे कवि हैं, तो प्रायः जो आप तमाम सारे कवियों को यहाँ इकट्ठा कर लेते हैं और कवियों पर बहुत सारे कार्यक्रम करते हैं, तो ये कार्यक्रम निश्चित तौर पर ये बहुत ही सुरुचिपूर्ण है, और हम सब इसके हिस्सेदार बने, भागीदार बने, और अपने प्रिय कद पर हम बातचीत कर सके। तो ये अवसर देने के लिए मैं निस्संदेह आपके प्रति अपना आभार प्रकट करता हूँ। धन्यवाद। फिर हम लोग मिलते हैं। धन्यवाद अर्पण जी। और चलते चलते अनिल जी अपने उन साथियों के नाम ले लें जो हमसे जुड़े हुए हैं। राहुल पांडे जी, अनीता श्रीवास्तव जी, घनश्याम अंडोला जी, हिमांशु राज राजा जी, मीता दास जी, कुमार मुकुल जी, मार्टिन जॉन, अजीत कुमार श्रीवास्तव, छतर सिंह जाम, सुभाष राय जी, श्रद्धा सुनील, ओम प्रकाश मिश्र, और कई लोग, मोतीलाल दास जी, बसंत सकरगाई जी, मधु मेहता जी, और कई लोग, कुछ एक के नाम संभवतः छूट भी रहे हों। तो आप सभी मित्रों का हार्दिक आभार, मुझे और बहुत कुछ अच्छा ही लगा देर कि में इतने लोग पुनः मिलेंगे। मुझे बहुत अच्छा लगा कि इतने लोग जुड़े थे। मैं अपने सभी साथियों से ये कहता हूँ, क्योंकि मुझे यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा था, तो इसलिए मैं अपने वक्तव्य में बीच बीच में नाम नहीं ले सका। तो आप सब जुड़े, इसलिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने सुना और इतनी देर तक हमारे साथ रहे। तो अच्छा लगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबको। जी, शुभ रात्रि। शुभ रात्रि।